आज के इस डिजिटल युग में अगर हमारी निजता को सबसे बड़ा खतरा है तो वो खतरा हमारी अपनी डेटा की उल्टी से है। हम लोग आज इंसान कम डेटा एंटिटीज ज़्यादा बन चुके हैं जी। लिहाजा हम कॉन्स्टेंटली अपना डेटा इंटरनेट पर छोड़ते जा रहे हैं, अपने पद चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने डेटा की वॉमिटिंग कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं बिना सोचे समझे कि उसका क्या प्रभाव होने वाला है हमारी डेटा प्राइवेसी को लेकर, हमारी पर्सनल निजता के अधिकार को लेकर। और क्योंकि हम इतना सारा जानकारी वैसे ही छोड़ रहे हैं तो साइबर क्रिमिनल्स के लिए तो बिल्कुल मन मौज का दौर है। वो आपका डेटा उठाते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। और अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने जिक्र किया। आज लोगों को लगता है कि जादू की झप्पी एक जो नई आ गई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आप जादू की झप्पी करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपकी तमाम सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। वास्तविक तौर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितनी आप पर्सनल जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ शेयर करेंगे उतना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दिमाग के साथ खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसे आपके पर्सनल डिटेल्स पता लग जाएंगे। एक बार वो पर्सनल डिटेल्स पता लग गए तो उसे अनुमान करना आसान हो जाएगा कि आपका मस्तिष्क, आपका माइंडसेट कैसे चलने वाला है और किस तरीके से उसे मैनिपुलेट किया जाना चाहिए। तो आज तो वो दौर आ गया है। मैं ये नहीं कहता कि आप हिमालय पर जाइए और संन्यास ले लीजिए। मैं कहता हूं कि साहब आज के वर्तमान जीवन में रहिए ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूक हो जाइए, अपनी जो गहरी नींद है उससे जग जाइए और एकमात्र दायित्व अपने पास रखिए कि हमें अपना जो प्राइवेसी का अधिकार है, निजी का जो अधिकार है, उसका हमें संरक्षण करना है और हम खुद ही करेंगे। हम उम्मीद ना करें कानून की, हम उम्मीद ना करें प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स की, प्लेयर्स की। कोई भी हमारी निजता के संरक्षण के लिए खड़ा नहीं है, हम खुद ही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो आग है जिसका जलना मैं खुद ही महसूस करूंगा, कोई और महसूस नहीं करेगा। लेकिन ये आग में जलते हुए देख मुझे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरा डेटा का दुरुपयोग कर मुझे मोनेटाइज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक और सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। 2017 में पुट्टुस्वामी की जजमेंट आई और पुट्टुस्वामी की जजमेंट ये कहती है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट ऑफ प्रिवेसी भी उसी का एक पार्ट है। तो जैसे राइट टू लाइफ हो गई, राइट टू प्रिवेसी भी एक इंटीग्रल पार्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उस पे आपका मौलिक, आपका कंप्लीट अधिकार है और कोई भी व्यक्ति आपकी इजाजत के बिना आपके कंसेंट के उस इंफॉर्मेशन को ना ले सकता है, ना यूज कर सकता है और ना ही मिसयूज कर सकता है। तो आपने जैसे कहा ना कि ये तो एक शील्ड है, तो ये सही मायने में एक शील्ड है। पुट्टुस्वामी की जजमेंट ने ये कह दिया कि आपका डेटा आप कंट्रोल कर सकते हो और सरकार भी जो लॉज लेकर आ रही है वो यही कह रही है कि कोई भी डेटा पॉइंट जो आपका डेटा लेते हैं, जैसे फेसबुक हो गया या आप जब सिम कार्ड लेने जाते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो उस पर अधिकार आपका ही होगा और आपने सिर्फ उतना अधिकार दिया है जो उस पर्पस के लिए हो। तो बस इतना और इससे ज्यादा नहीं। ये पुट्टुस्वामी भी कहती है, यही सरकार भी कहती है और यही आपका राइट भी है। कॉमन गलती सामान्य लोग करते हैं, वो गलती करते हैं बह जाने की। हम लोग बह जाते हैं एक बहाव में। वो भाव है आसपास में जो पीयर प्रेशर है, फला बंदे ने डाउनलोड किया है, इसके पास है तो चलो मुझे भी करना है, बिना सोचे समझे कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कह रही हैं, बिना दिमाग लगाए कि वो कौन कौन सी परमिशंस हमसे मांग रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करें और उसमें अगर आप टॉर्च ऐप को डाउनलोड करें तो टॉर्च ऐप आपसे मांगता है कि आप मुझे जितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं उसको एक्सेस करने की इजाज़त दें। अब अगर आप अपने आप से सवाल पूछें कि टॉर्च का ताल्लुक आपके ऐप्स, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ क्या है, तो आपको बहुत क्लियरली पता लग जाएगा ये तो गड़बड़ वाला झोल है। लेकिन अगर आप दिमाग ही नहीं लगाएंगे तो संभावित तौर पर पहली गलती आप वहाँ करेंगे। जब आपने सारी परमिशंस दे ही दी तो आप बिल्कुल एक हमाम में बिना वस्त्र के खड़े हो गए। एक बार आप बिना वस्त्र के खड़े हो गए तो आपकी उम्मीद कि आपकी निजता सुरक्षित रह जानी चाहिए एक गलत उम्मीद पर आधारित है। कहीं ना कहीं हमें खुद समझना होगा कि ये जो ऐप्स हैं ये 24 घंटे हमको सर्वेल करने वाले छोटे छोटे नए राक्षस हैं। ये वो प्रकार के प्रकरण हैं जो हमें जाने अनजाने में कॉन्स्टेंटली सर्वेल करते हैं, हमारा डेटा एकत्रित करते हैं, हमारी इजाज़त के बगैर, हमारे नोइंग के बगैर उस डेटा को बाहर भेजते हैं। उस डेटा का विश्लेषण होता है और उसके तत्पश्चात हमें टारगेट किया जाता है विभिन्न प्रकार की नई सेवाओं को लेकर। तो कोशिश करें कम ऐप्स का डाउनलोड करना है, कोशिश करें
उन्हीं ऐप्स को डाउनलोड करें जिनके आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ चुके हैं। कोशिश करें वही परमिशंस दें जो ऐप के प्राइमरी फंक्शन के साथ बहुत अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, और अनावश्यक तरीके के परमिशंस कृपया ना दें। ये फैशन का दौर नहीं है, अब वो दौर आ गया है कि हमें कहीं ना कहीं एक एक तिनका करके अपने घोंसले को संजोना है, और ये घोंसला हमारी निजता का है, वरना आने वाले समय में हम रोते रह जाएंगे, हमारी निजता पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगी, और तब हम अपने आप को कोसेंगे कि उस दौर में जब हमने किया था तब हमें किसी ने क्यों नहीं बताया। तो जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। कर्नाटका में काफ़ी सारे फार्मर्स ने सुसाइड कमिट करा था। उस पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने स्पेशल सेल को भेजा, स्पेशल सेल सीबीआई को लेकर आई और इस पर पीएमएलए आया। क्यों आया? पता ये चला कि उन सब में कोई और कनेक्शन नहीं था, बट उन सब ने कुछ ऐप्स डाउनलोड कर रखे थे। ऐप्स थे आसान तरीके से लोन लेने के, 2000, 4000, 10,000 के लोन, परंतु वो ऐप्स क्या करते थे कि आपके पूरे फ़ोन को हाईजैक कर लेते थे और फिर वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते थे। आपकी फ़ोटोज़, आपके कंटेंट्स, आपके कनेक्शंस, और रातों रात वो आपकी फ़ोटोज़ को लीक भी करते थे। इस तरह से बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड करा। पता ये चला कि यहाँ पे कुछ जगहों में सिर्फ फ्रंट डमी कंपनीज थी और ये सारे ऐप्स चाइना के कुछ लोग कंट्रोल कर रहे थे। तो जैसे कि जो इन्होंने बात बोली वो एकदम सही की, आपको मालूम होना चाहिए आप कौन से ऐप्स को लेकर आ रहे हो। अब ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि इस एक्ट के सेक्शन 6 में लिखा है कि कंसेंट क्या है। कंसेंट का मतलब ये नहीं है जो मैंने आपको बताया कि आप तो स्लेव हो गए हो, गुलाम हो गए हो, कि आपने बोल दिया कि मेरे तो मतलब सब निझावर, आप सब ले लो मुझसे। कंसेंट का मतलब इस एक्ट में है, और ये मेन स्तंभ है, ये मेन पिलर है, वो ये है कि मैं आपको अलाउ कर रहा हूं मेरी इतनी इंफॉर्मेशन, कितनी इंफॉर्मेशन, जितनी जरूरी है इस पर्टिकुलर काम के लिए। किस काम के लिए? जिस काम के लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत क्लियर तरीका आप मुझे बताएंगे कि इससे ज्यादा ये कहीं पे यूज नहीं होगा, और मेरी कंसेंट क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपने जब तक यस नहीं लिखा तब तक ये कंसेंट नहीं हुई। मे भी नहीं चलेगा, हम ऐसा कर सकते हैं नहीं चलेगा, आपको साफ पूछना है। और अगर ये कंसेंट साफ नहीं है तो इस एक्ट में उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा, और जहां कंसेंट नहीं माना जाएगा वहां पर अप टू 250 करोड़ तक के फाइन्स हैं उन कंपनियों पे जो इस तरह के कंसेंट्स या तो गलत तरीके से लेती हैं या कंसेंट लेने के बाद इंफॉर्मेशन को आगे लीक कर देती हैं या बेच देती हैं। तो इंफॉर्मेशन कितनी? बस उतनी, उससे ज्यादा नहीं, और ना ही मेरी मर्जी के बिना आप किसी थर्ड पार्टी को ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये कंसेंट। आधार का जो सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपॉजिटरी है वो सुरक्षित है क्योंकि सरकार उसे मैनेज कर रही है, लेकिन जैसे ही सरकार ने कहा है कि आधार के साथ अलग अलग चीज़ें जुड़ जाती हैं तो आधार के आसपास एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है। अब ये जो पर्यावरण है ये असुरक्षित है, और कहीं ना कहीं उसकी असुरक्षा में हमारा भी योगदान है। हम कहीं जाते हैं अपना सिम लेने या बैंक में अकाउंट ले लें, वो कहते हैं आधार की कॉपी दो, हम बिना सोचे समझे आधार की फोटोकॉपी कराते हैं। खुद घर से नहीं करते, बाहर से कराते हैं। बाहर वाला पहली बार अक्सर गलत करता है, कहता है कि साहब गलती हो गई, दूसरा आधार कॉपी ले लीजिए। पता लगता है जो आधार आप छोड़ के गए हैं उसकी 500 कॉपियां बनती हैं, वो 500 साइबर क्रिमिनल्स के यहाँ बेची जाती हैं। वो साइबर क्रिमिनल्स आपके आधार का दुरुपयोग करते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण कानून बहुत क्लियर है। कानून कहता है कि अगर आपके आधार का दुरुपयोग हुआ है तो कानून प्रिज्यूम करेगा कि दुरुपयोग आपने किया है। ये आधार एक्ट 2016 और आधार अमेंडमेंट एक्ट 2019 बताते हैं। और अगर आप कहते हैं कि साहब मेरा आधार दुरुपयोग हो चुका है तो कानून कहता है दायित्व आप पर है, यू विल हैव टू प्रूव, ओनर्स ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होगा कि साहब आप साबित करिए कि आपका आधार किस तरीके से दुरुपयोग उसका हुआ। तो इस संदर्भ में आधार इकोसिस्टम बहुत असुरक्षित हो गया है। यही कारणवश है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी प्रत्येक साल करीबन 50-60 FIR दर्ज करती है विभिन्न प्रकार के अधिकर्मियों के बरखिलाफ, साइबर क्रिमिनल्स के बरखिलाफ जो आधार इकोसिस्टम में आधार का दुरुपयोग करते हैं। तो थंब रूल, आधार को पहले मास्क करके रखिए। दूसरा, आधार को लॉक करके रखिए। आप आज करीबन 99% भारतवासियों के पास आधार है, लेकिन 99% भारतवासियों से पूछिए कि उन्होंने कितनों ने अपना आधार लॉक किया है, तो शायद 95% कहेंगे साहब हमने लॉक ही नहीं किया है। तो आपको जाना UIDAI की वेबसाइट पर है, uidai.gov.in, वहाँ पर जाकर माय आधार की सर्विसेज में जाना है और अपने आधार को लॉक करना है। अब आप आपसे पूछोगे मुझे आधार को लॉक करने की ज़रूरत क्या है, ये तो सरकार का प्रूफ है। सरकार का प्रूफ ज़रूर है,
लेकिन सरकार ये नहीं कहती कि साहब जो आपका दायित्व है आप नहीं करेंगे। सरकार कहती है कि अपने आधार को सुरक्षित रखने का दायित्व भी आपका अपना है। तो जब आप आधार की वेबसाइट पर जाके अपने आधार को लॉक कर देते हैं तो उसका सीधा असर ये होता है कि आपके आधार का जो बायोमेट्रिक्स है उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ी दिक्कत आती है, इनकन्वीनियंस आती है कि हर बार आपको जब कुछ भी ऑथेंटिकेशन करना है आपको लॉक को खोलना है फिर बंद करना है। लेकिन वो कहते हैं ना, छोटी सी इनकन्वीनियंस ज़्यादा अच्छी है बनस्पत बहुत बड़े लॉस की तुलना में। तो आपने आधार को सही रखिए। दूसरी बात, आजकल मास्क आधार आ गए हैं। 12 डिजिट का नंबर हर एक के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 4 डिजिट शेयर करिए और पिछले 8 डिजिट ऑटोमेटिकली सिस्टम मास्क कर देता है। उससे भी आपकी आधार सुरक्षित हो पाएगी। समझ लीजिए आधार नॉर्मल आपकी आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिटी नहीं है, ये आपकी बायोमेट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी आंखों के स्कैन के साथ जुड़ा हुआ है, आपके थंब इंप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सोच समझ के केवल सरकारी संस्थाओं पर, सरकारी इंस्टीट्यूशंस पर ही आधार के साथ शेयर करिए, वरना जहां तक हो सके आधार की तुलना में अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप अन्य और आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बेसिकली अब ज़रूरत आ गई है कि क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स चारों ओर फैल चुके हैं, क्योंकि आज साइबर क्राइम का गोल्डन युग प्रारंभ हो चुका है, इसलिए दायित्व हम पर है कि हम थोड़े जागरूक हो जाएं, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें और ऐसी बेसिक बुनियादी गलतियां ना करें जिसका बहुत आने वाले लंबे समय पर बड़ा प्रभाव हम पर पड़ सकता है। देखिए, जो आपका डेटा है, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, आपकी ईमेल आईडी हो गई, आपका बायोमेट्रिक्स हो गई, ये सारी की सारी आज की डेट पे इसे अब डिजिटल एसेट बोलेंगे, प्रॉपर्टी बोलेंगे डेफिनेटली। और ये प्रॉपर्टी ऐसी भी है कि अब लोग अपना मोबाइल नंबर तक अपने विल में लिखते हैं कि मेरे बाद ये किस लड़के या लड़की के पास जाएगा, क्योंकि वो जो मोबाइल नंबर होता है उसमें आपके सारे के सारे जो होते हैं पिन्स वगैरह आते हैं। तो आप नहीं चाहते ये डिजिटल डिटेल किसी और के हाथ में पड़े। तो अब यहाँ तक भी लोग करने लग गए हैं और इसको सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पर जैसे कि कभी मिसयूज़ हो जाए तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जो फिड्यूशरी है, जो कंपनी है, आप सबसे पहले तो उस कंपनी में आप कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट आप जैसे ही करेंगे, अगर उसका वो रिजात नहीं करते हैं तो आप उसको फिर एस्केलेट करेंगे। अब इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है जो कंपनी है उसको 7 दिन के अंदर इसको रिजॉल्व करना ज़रूरी होता है। कुछ स्टेजेस में रिस्पॉन्ड टाइम 30 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर वो उस पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो आप उसको एस्केलेट करते हैं और आप इसको एक बोर्ड पे भी ले जा सकते हैं। ओके। और वो बोर्ड फिर के पास क्वाजी जुडिशियल, इसका मतलब कोर्ट वाली पावर भी होती है। तो वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की चीज़ें भी कर सकते हैं, वो एविडेंस भी देख सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि एविडेंस आपको जो होता है वो बहुत संभाल के रखना होता है, तो जो एविडेंस है वो भी देख सकती है। और ये सारी चीज़ों के बाद वो फिर डिसीजन भी ले सकती है। आपके पास एक राइट और भी है जो हमारा पुराना राइट है, वो है क्रिमिनल केस फाइल करने का, पुलिस के पास जाने का। आईटी एक्ट में तो हो गया, पर आपके आईपीसी में अगर आपका समझो कि डेटा है उसका फर्जीवाड़ा हुआ है तो 420 का केस हो गया। अगर आपने किसी पर्टिकुलर आदमी को दिया था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, तो 403, 406, 409, 420 के अंदर आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक स्टेट मशीनरी ही आपके लिए इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी करेगी और जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उनको पनिश करेगी। ऐसे आपके पास राइट्स बहुत सारे हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये कि कहा ना कि प्रॉपर्टी है तो तिजोरी में रखो, ताला लगा के रखो और चाबी संभाल के। तकनीकी रूप से पहली बात यह है कि आप स्वयं आईटी एक्सपर्ट ना बने तो अच्छी बात है। अगर आपका डेटा दुरुपयोग हो चुका है या उसको टैम्पर किया गया है, तो पहला बुनियादी सवाल, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसके साथ आप बिल्कुल भी कोई खिलवाड़ ना करें। कोशिश करें उसको सेम स्थिति में, सेम पोजीशन में रिटेन करके रखें। अगर मोबाइल है तो मोबाइल को एज इट इज ही पड़े रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद बैटरी डेड हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो उसको आपने तुरंत प्लग ऑफ कर देना है ताकि सारी इंफॉर्मेशन जो है तुरंत रिटेन हो जाए। दूसरी बात, आपने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करना है। अब तो सरकार ने आपको ये सुविधा दे रखी है कि आप घर बैठे हुए 1930 पर कॉल कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। आप cybercrime.gov.in पर जाकर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
और ये जितना भी एविडेंस है सरकार को दे सकते हैं, सरकारी एजेंसीज देखेंगे। बहुत बार लोग कहते हैं कि साहब मुझे सरकार को इन्फॉर्म नहीं करना, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना, क्यों? ये बात बाहर चली जाएगी, मेरा शेयर प्राइस खराब हो जाएगा, मेरी रेपुटेशन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। अगर आप उस दिशा में निर्णय ले रहे हैं तभी मैं आपको यही कहूँगा कि साहब ओरिजिनल एविडेंस को प्रिजर्व करके रखिए। आज आपका मन नहीं है कि आप उसे रिपोर्ट करें, हो सकता है कल मन बन जाए। अगर एविडेंस को आपने कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर लिया, कहीं ना कहीं अनावश्यक तरीके से एक्सेस कर लिया, तो उसका आप इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात, इस प्रकार के एपिसोड से आपने एक वेकअप कॉल के तौर पर रखना है। जब भी कोई ऐसा एपिसोड हो जाता है तो आपने अपने आप को समझाना है कि साहब आज रात को दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, कल सुबह फिर सूरज उगेगा। मुझे अपने आप से पूछना है मुझसे गलती यहाँ पर कहाँ हुई, क्यों? क्योंकि गलतियों के तो हम अंबार हैं, हम तो खुद इंसान हैं, हम तो टू अर्थ इज ह्यूमन वाली कहानी बात करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि आज हम डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर आके खड़े हो गए हैं। चारों दिशाओं से हम पर अटैक हो सकता है, हो रहा है। जब अटैक होगा कभी ना कभी हम कुछ गलती करेंगे। तो जब एपिसोड हो जाए अपने आप से पूछे मुझसे कहाँ गलती हुई, और संकल्प लीजिए कि अगले आने वाले समय में मैं एटलीस्ट इस गलती को दोबारा दोहराऊंगा नहीं। तो एटलीस्ट इस तरीके से आप अपना जो सुरक्षा पोस्चर है उसको आप सुदृढ़ बनाते रहेंगे, सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। आज वो ज़माना चला गया कि हर लोगों पर विश्वास करना है। आज किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, हर एक व्यक्ति को एक नए लेंस से देखना है। वो लेंस है डिस्ट्रस्ट का और मिसट्रस्ट का। हर व्यक्ति पर शक शुबा के दृष्टिकोण से देखिए जब तक आप स्वयं उसकी पुष्टि ना कर पाएं कि ये व्यक्ति या उसकी जानकारी ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है या नहीं है। तो बेसिकली ब्रॉड चीज़ें ये कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास बहुत से टूल्स हैं, आप एआई का इस्तेमाल करना चाहें उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि एआई अक्सर आपके ओरिजिनल एविडेंस को टैंपर कर देगी। लेकिन जो बुनियादी कदम है वो ज़रूर उठाने हैं। अपने एंटीवायरस को आपने अपडेट करके रखना है, अपने फायरवॉल को आपने अपडेट करके रखना है, और जहाँ तक हो सके अनावश्यक वेबसाइट पर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अनावश्यक वेबसाइट पर जाते हुए ही हो सकता है कोई स्पाईवेयर, कोई मैलवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है, आपके डेटा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो अपनी बेस्ट प्रिकॉशन लीजिए, ओरिजिनल एविडेंस को प्रिजर्व करके रखिए, एक्सपर्ट्स को आने दीजिए, पुलिस को आने दीजिए, वो एविडेंस की तफ्तीश करेंगे, वो एविडेंस को CFSL लेबॉर्ट्री भेजेंगे और उसके तत्पश्चात कार्रवाई करेंगे। लेकिन अपनी सीखों के आधार पर आने वाले समय में और ज़्यादा तो देखिए, पहली चीज़ कि क्या सरकार के पास राइट है, कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए है। आधार एक्ट जो है वो इनेबलिंग एक्ट है, वो उसको खोल के रखता है और उसको कंट्रोल करता है DPDP एक्ट। तो ये कहता है कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, अगर सरकार भी लेना चाहती है। कितना चाहिए वो ज़रूरी है, कौन से डिपार्टमेंट को चाहिए, और ये भी क्लैरिटी चाहिए कि वो ना टैंपर होगा ना वो किसी और डिपार्टमेंट के साथ शेयर होगा। अगर ये इससे बियॉन्ड जाता है तो वो इलीगल है और कानूनी कार्रवाई DPDP एक्ट में भी है। और अदरवाइज आपके पास जो राइट है वो अदरवाइज है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट में और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट में, तो वो वहाँ पे कंट्रोल होगा। और अब हो गया कॉम्पनसेशन की बात। तो देखिए, कोई डायरेक्ट पार्टी को या विक्टिम को कॉम्पनसेशन की एक्ट में राइट नहीं है। जो फाइन का है वो 10,000 रुपए से लेके 250 करोड़ रुपए तक है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। परंतु जहां तक कि आपके पास कॉम्पनसेशन की बात होती है, उसके लिए आपके पास टॉट मतलब जो सिविल कोर्ट होता है वो खुला है कि आप जाके बोलिए कि मुझे मेरी जो रेप्यूटेशन है वो खराब हो गई, डेफेमेशन, या मुझे नुकसान हो गया, मैं बिजनेस खो चुका हूं, या इसके लॉस की वजह से मुझे मानसिक ट्रॉमा पहुंची है, हरासमेंट हुई है, मेरी जग हसाई हुई है, और इस चीज़ों के लिए मैं कॉम्पनसेशन चाहता हूं, तो वो आपको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। तो ये बड़ी ही क्लियर तरीके से ये आपको लॉ इंटाइटल करता है। आज इस AI के युग में अपने आप को सुरक्षित रखना है तो AI को केवल एक टूल समझिए, अपना स्वामी ना समझिए। अपनी जो पर्सनल सीक्रेट्स हैं AI के साथ शेयर ना करें। दूसरी बात, AI का लिमिटेड इस्तेमाल करें। हम फिलहाल उसको खिलौने के तौर पर खेलते ज़रूर हैं, लेकिन खेलते वक्त बहुत सारी चीज़ें, अपनी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर जाते हैं। समझ लीजिए कि जिस तरह इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो कभी सोता नहीं है और कभी कुछ भूलता नहीं है, AI उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। AI एक बार आपने कुछ चीज़ डाल दी, वो आजीवन के लिए याद रखेगा और उसका इस्तेमाल आपके बरखिलाफ करेगा। तो सतर्क रहिए। अपने आप रोज़मर्रा के जीवन में साइबर रेजिलियंस को अपना अडॉप्ट करिए। साइबर रेजिलियंस एक नया कॉन्सेप्ट है जहाँ मान
जानते हैं कि हम पर आक्रमण होगा, हम शिकार होंगे साइबर आक्रमण, कोई साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस के, साइबर क्राइम के, कोशिश करें पैनिक नहीं करना अगली बार आप शिकार बनते हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप पुनः से नॉर्मलसी पर आ सकते हैं, यहाँ पर फोकस करें और टेक ईच डे एज इट कम्स। इन टेक्नोलॉजी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क सावधान होने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं कंजूस बनने की ज़रूरत है। हम कंजूस बन जाएं ताकि अपनी कम से कम जानकारी इन एआई के साथ शेयर करें तो अच्छा रहेगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन मत करिए ना, जब आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं या आप सिम कार्ड लेने जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, पहले तो ब्लैंक सिग्नेचर्स बंद कर दीजिएगा। ओके। दूसरा, अगर आप अपना कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसमें साइन करके पर्पस जरूर लिखिएगा। अगर वो पर्पस लिखा होगा तो उसका मिसयूज होने की चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा, अगर आपके साथ कोई भी आपदा होती है जहां आपकी इंफॉर्मेशन लीक होती है या आपको लगता है कि कहीं लीक हो रही है या आप स्टॉप करना चाहते हैं, तो याद रखिए कि कानून अगर शील्ड है तो जो वकील है वो शील्ड को पीछे पकड़ने वाला हैंडल है। तो आप खुद एक्सपर्ट ना बनिए, ना आप एआई के पास जाइए, क्योंकि आजकल सारे के सारे फन्ने खा हुए हैं, एआई से ड्राफ्ट करवा रहे हैं और क्या हो रहा है वो राम भरोसे है। तो एक वकील के पास जाइए, एक एक्सपर्ट के पास जाइए जो आपको कानूनी दायरे में आपको लिख कर देगा आपको बचाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है और आपको बचाएगा। ये मेरा मशवरा है।